देश को कौन लूट रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए देश को कौन लूट रहा है। अभी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि 2017 में 1% जनता के पास 58% धन संपत्ति थी 1% के पास, जो बढ़ के 2018 में 73% हो गई। हम देखिए इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और जो सरकार है, हम सरकार से मांग करेंगे तो सरकार हमें दे ना दे, और दे के भी आप लगा लीजिए 75 साल में हमें आरक्षण मिला। 75 साल हो गए आज़ादी के बाद से। SC/ST का आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट फिल थी हमारी ग्रुप डी में, ग्रुप डी आउटसोर्स कर दिया। तो ये लोग ग्रुप ए और बी में अभी भी जो है पूरी सीटें फुल नहीं है और वो हल्ला मचा रहे हैं कि क्रीमी लेयर बाहर कर दो, क्रीमी लेयर बाहर कर दो। जब अभी सब लोग जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं वो भी उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी जो है वो सीटें फुल नहीं है ग्रुप ए की। और यदि ओबीसी के यदि ऑफिसर्स के बच्चों को आप उससे निकाल देंगे तो वो तो सीटें कभी पूरी होंगी नहीं। तो मैं आपका और रिजर्वेशन से तो बहुत जरा सा कुछ है जो हमें मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देश को कौन लूट रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए देश को कौन लूट रहा है। अभी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि 2017 में 1% जनता के पास 58% धन संपत्ति थी 1% के पास, जो बढ़ के 2018 में 73% हो गई। तो जरा सोच के देखिए कि 1% जनता 73% धन संपत्ति हथियाए बैठी है। और मैं कहता हूँ उसमें आप जो है 4% ऊपर के और जोड़ दो तो 90% तो हो ही जाएगी। तो आपकी 5% जनता 90% धन संपत्ति हथियाए बैठी है और आप जो है बाकी जो है लोग 95% 10% में जी रहे हैं और आरक्षण को आप हल्ला मचा रहे हैं। दूसरी बात कि और जितने भी घोटाले हुए हैं देश में अब तक के, जितने भी घोटाले बड़े बड़े हुए हैं उनमें देख लीजिए नाम किसी भी SC/ST OBC का हो, किसी का नहीं है। ये लड़ाई है एक्चुअली जो है, ये लड़ाई है 15% के यदि देश की हम पूरी जनता में लगाएं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सिर्फ 10% जनता है। हिंदुओं में 15% है, बाकी देश में 10% जनता है। सारी धन संपत्ति पे इनका कब्जा है। अभी मैंने बता दिया ना कि 90%, 5% लोग 90% पे हथियाए बैठे हैं। जो देश के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं हजारों करोड़ रुपए के, उनमें किसी का नाम देख लीजिए SC/ST है OBC वाले को रिजर्वेशन का, किसी में नहीं है। जो विदेशों में जो हमारी धन संपत्ति कह रहे हैं कि काला धन विदेशों में जमा है, काला धन विदेशों में जमा है, और मोदी जी कह रहे थे कि वो यहाँ आ गया तो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे फ्री में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनमें भी किसी का है क्या धन? SC/ST OBC का रिजर्वेशन वाले का किसी का भी नहीं है ना माइनॉरिटी वालों का। यही लोग सिर्फ 10% लोग देश की सारे वो करप्शन करे बैठे, जो विदेश लेके पैसा भाग गए। अभी नीरव मोदी और ये विजय माल्या और सारे दुनिया भर के अभी तो कह रहे हैं कि 1 लाख लोग जा चुके हमारे बिजनेसमैन विदेश में यहाँ का पैसा लूट के, जिनका हमें पता ही नहीं है। 8 लाख कह रहे हैं वो, मुझे तो 1 लाख का ही कल पता पड़ा है ना। तो इतने लोग विदेश लूट के भाग गए, ये देश को ये लूट रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो आज की डेट में यदि सभी को इसको लड़ाई लड़नी है, आपको एक आज़ादी की लड़ाई की तरह लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी को अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, अपना फायदा छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई जो लोगों ने लड़ी, लोगों ने तो अपने सारा दान कर दिया, मर गए लोग, तो क्या वो अपने फायदे के लिए लड़े थे? समाज के फायदे, देश के फायदे के लिए लड़े थे। तो इसीलिए हमारे सब लोगों को अपना स्वार्थ छोड़ के सबको इकट्ठे होकर आज़ादी की लड़ाई की तरह लड़नी पड़ेगी। नहीं तो ये तो देश को लूट लूट के भाग रहे हैं, सारा ये लगे हुए हैं, सारा धन संपत्ति इनके पास है और हमें लड़वा रहे हैं आरक्षण के लिए, जात पात के लिए, आप धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं मोमडन से। तो ये तो दिखावा है इधर।
और ये देश को लूट के बर्बाद कर दे रहे हैं। कुछ दिन में संविधान भी खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। अभी भी बोलने का अधिकार खत्म है आपका। आप बोलिए, कल को किसी केस में आपको अंदर बंद कर देंगे, तो क्या आज़ादी है? तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सब एक साथ जुड़िए। छोटे छोटे संगठन जो चला रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन और राजनीति दोनों साथ साथ चलते रहें तो बेटर है। सामाजिक परिवर्तन तो मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो परिवर्तन होता है। वो सक्षम है, हम उसमें 10% परिवर्तित करते हैं, वो उसे 90% घसीट के वहीं ले आते हैं। तो मेरा यह वो है कि सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। सब लोग जो संगठन चला रहे हैं मिलके एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट अब एनडीए चल रही है, यूपीए चल रही है, इनमें भी कई पार्टियां हैं, तो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, तब वो एक साथ आए हैं। तो ये बनाया कि भाई हमें क्या, हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हमें कैसे काम करना है, हमारा संगठन कैसे काम करेगा, ऐसे बना के बैठें साथ सब लोग और एक ऐसा प्रोग्राम वो बनाएं कॉमन और उस पर मिलके सब चलें। और इसकी सिलसिले में कल भी सोशल रिवोल्यूशन अलायंस हुआ, उसमें 2 प्रोग्राम में पूरा वहीं थे भाई साहब ने, और आज पहले से ये थई हुआ था। उस वास्ते मेरे को भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि भाई साहब ने बोला मैं भी एक मामूली गरीब से फैमिली से, एग्रीकल्चर फैमिली से जन्म लिया है। कोई रिमोट विलेज में, कहाँ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कुछ नहीं था, वहाँ पैदल जाके पढ़े और सेल्फ पका के पढ़े ज़िंदगी। बाद में एक अमीर जो बीबी मिला, ऐसा मैं अमीर बना। अब वरना नहीं, आप जैसा एक गाँवड़ा था, गाँव वाले था, और प्रैक्टिस चला, अच्छा जज बना। किसकी तुफेल से, किसकी मेहरबानी से नहीं बना। और जो माँ बाप सिखाया वही तरीके से, जो सरकार के वकील था और न्यायाधीश था, कहीं भी अपने सच्चे किसकी प्रभाव में, झुकाव में नहा के 69,000 केसेस मैं डिस्पोज ऑफ करा। जो गरीब आया, जो छोटी जूनियर जज आया, कोई अपनी बहन आया, कोई भी फ़र्क नहीं दिखाया। ऐसा न्याय देने का मेरे को सही भी सबकी शुक्र करता हूँ। मेरे को मैं वहाँ परीक्षा से पास होके, मेरा भाई बोलता था आप कैसा जज हैं, मुख्यमंत्री को नहीं सुनते हो, दोस्तों को नहीं सुनते हो, रिश्तेदार को नहीं सुनते हो, आपका मन में जो है वही सही समझते हो। जो देने वाला आप कौन सा पोस्ट मिलता है, कोई भी आदमी या नहीं देता है, किसका भाग्य में है था वो आता है। तो मैं चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सरकार ने बनाया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया, कामराज मार्ग में कैबिनेट मिनिस्टर को 2 एकड़ नया बंगला दिया, सब दिया, फिर भी उसका बात नहीं माना। जब जाटों को ओबीसी का मिलाने के वास्ते कितना भी कोशिश करा वो नहीं मिला। बाद में फिर ये भारत सरकार बदला, बीजेपी गवर्नमेंट आया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट में का कोई लिमिटेड पावर्स था एनसीबीसी में, मैं कहीं अपने रिकमेंडेशंस किया जो वर्गीकरण के वास्ते, जाति जनगणना के वास्ते। जो भाई साहब ने आज रेजोल्यूशंस पेश किया, जो नवोदय स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल्स, इसमें सब में जो ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, और निःशुल्क एजुकेशन और हेल्थ निःशुल्क होना चाहिए। और बाद में ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन से जिक्र नहीं था। मैं मेरा रिपोर्ट के आधारित ये रोहिणी कमीशन को बिठाया। कास्ट सेंसस पब्लिश करो बोल के मैं बहुत कोशिश किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला और मेरे से एक मीटिंग करवाया नृपेंद्र मिश्रा और अमित शाह से। वो लोगों को सब जानकारी है। हमारे भाइयाँ बोलते हैं मोदी से मिले, वो मंत्री से मिले, अपने डिमांड करें, अपने से ज़्यादा वो लोगों को जानकारी है।
फिर भी जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मुझे मालूम है, उस वास्ते उसको मांगने से कुछ अपने को ना आने वाला है। मगर अपने भाई साहब बोले वैसा हम प्रजा कोर्ट में ही ये फैसला होना चाहिए। उस वास्ते जन आंदोलन अपन खड़े करना चाहिए। अभी अभी जो भाई साहब ने बोला, जो आरएसएस जैसा ट्रेनिंग देते हैं, उसका परिवर्तन करते हैं, कमिटमेंट करवाता है, उसको जो ब्रेन वॉश करवाता है, वैसा ब्रेन वॉश वो उल्टी तरीके से करता है, वो आउटडेट हो गया आज के दिन। मगर हमारे जो संविधान की तरह से जो सबकी जो भागीदारी मिलने का, जो उसको उसमें हम लोगों का, हमारे लोगों को परिवर्तन करवाने का, ये संविधानिक है, ये सामाजिक है, ये प्राकृतिक है, ये सच्चा है। उस वास्ते हमारे जो ये मिशन है कई सालों तक जा सकता। इट कैन गो बैक टू श्री छत्रपति साहू महाराज। आज हम 120 छत्रपति साहू महाराज ने 50% वीकर सेक्शंस को दिया है 1902 में। जब तक 4 जाति जनगणना हुआ, 71, 81, 91, 91, 1891, 1901, 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने 50% वीकर सेक्शंस को दिया। और एम्प्लॉयमेंट उसकी संस्थान में जो ब्राह्मणों को जो एडवाइजर पोस्ट से निकाला है, फिर अपने बैकवर्ड क्लासेस को नियुक्त करा है। एक क्षत्रिय अपने क्या बोलते हैं, फिर अपने पीठाधिपति को बनाया है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट कई कास्ट है, वो लोगों को हॉस्टल्स बनाया है। अपने महिला बहनों को स्कूल्स खोला है, पढ़ा है भाई। कई रिफॉर्मेशंस आया है। एक वीविंग और स्पिनिंग मिल बनाया है। और उसमें जो 50% रिजर्वेशंस लागू कर रहा था, ब्राह्मण बनियान को उसमें लिमिट में रखता था। ब्राह्मण समाज में एक एसोसिएशन बना के उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशंस पूछा है। वो दिनों में ब्राह्मणों ने रिजर्वेशंस पूछा है, मगर हम रिजर्वेशंस पूछ रहा है। सुबह एक छोटी सी किस्से में पूछ रहा था, जो 50% है 90%, ये 90% की बात नहीं है, वो थोड़ा चेंज करके मेरा है जो सवर्णों को उसको आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दे, उसको गिव रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन फॉर देम। हमारे को हिस्सा चाहिए, उसको रिजर्वेशन चाहिए। ये दिशा में चलना चाहिए, ये दिशा में चलना चाहिए अपने दादू भाई साहब, क्योंकि एक दिन आना चाहिए उन्हें रिजर्वेशन पूछना है। कब वो नौबत आता जब उसका हिस्सा भी अपन ले सकता है, तब रिजर्वेशंस के वास्ते वो लड़ता है। मगर जब तक अपन इकट्ठा नहीं होते हैं, अपने हिस्सा अपन नहीं लेते हैं, ये अपने को ये लोग कहीं कहीं कुछ षड्यंत्र से, फिर भाई साहब बोले वैसा अपने लोगों की, अपने वाले ने गद्दारी करके अपने लोग बिक जाएंगे। अभी देखो भाई साहब ने बोला ये लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है। कैसा धनतंत्र? पैसा देता और अपने उसको बिरयानी देता और लालच में लाता है, वो सीट खरीदता है, फिर अपने वोट खरीदता है, फिर अपने ऊपर राज्य करता है। माना अपने बैकवर्ड क्लासेस माना संविधान के अंदर 16(4) में जो 9 जज खंडपीठ में डिफेंड किया, बैकवर्ड क्लासेस एक ही वर्ड रहता 16(4) में। उसका अर्थ है द सोशली बैकवर्ड, दैट इज अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी। तीनों मिला के बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं। उस वास्ते मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन पद होते ही वो स्थापित किया है। और यहाँ भी अपने जम्मू कश्मीर से हर स्टेट अपना आया है इसमें। और उसके बाद में हम सब मिलके एक सोशल रिवोल्यूशन अलायंस, क्योंकि एक संस्था के
नीचे और उसका कैनपे पे कोई भी काम करेंगे, हम सब मिलके SC ST मुस्लिम पसमानदा सिख बुद्ध सब लोग काम करेंगे। वैसा 2 दिन का है, उसमें मेरा सौभाग्य है, भामसे मिला, उसमें पैगाम मिला है, दादूबाई मिला है, मध्य प्रदेश हर स्टेट SC ST ऑर्गेनाइजेशंस मिला है। हम इसका जो सामाजिक परिवर्तन मिशन का हम भागीदारी है और ये भी सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस का भागीदारी बना है। उस वास्ते हम एक है, हम हमारे ये संगठन आई है। उस वास्ते मैं कल जो भी बोला और जो भी बोला, आज मेन हम बोलते हैं आज इसका सरकार अच्छा है, उसका सरकार अच्छा है, वो इंदिरा गांधी का सरकार, वाजपेयी का सरकार, मोदी का सरकार, और अपने कौन सा अपने जो ये तमिलनाडु का फिर द्राविड़ मूवमेंट, नहीं तो फिर किसका अपने होना, अपने साहू महाराज की सरकार आए तो बस है अपने, क्योंकि 1902 में जो रिजर्वेशन था वही मुंगरा, वही जाति जनगणना करो, अपने एक समान विद्या और हेल्थ करो, फिर अपने को भागीदारी, अपने को रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन दो। अपने भाई साहब बोले एक मुट्ठी में 10% और उसमें 3.5% जो ब्राह्मण अपने RSS चलाते हैं, उसका षड्यंत्र रचते हैं, जो मनो सिद्धांत ये है, ये पूरा EWS का रचना करते हैं। तो अपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते हैं, अपने को कोई भी EWS रिजर्वेशंस करके उसमें खाली सवर्णों को रिजर्वेशंस, कोई भी आंकड़ा नहीं है, कोई भी सर्वे नहीं है। SC ST OBC को उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, उसको निकाल के वो लोगों को खुद जो OBC रिजर्वेशंस में 15% मार ले रहा, EWS रिजर्वेशन एक्सक्लूसिव ले रहा, और उसमें मेडिकल और जनरल में सेलेक्ट हुए तो उसमें रिजर्व में एडजस्ट करके वो लोग हमारे हिस्सा वो लोग खींच ले रहा, वो लोग चोरी कर ले रहा, वो लोग फिर अपने को अन्याय कर रहा, कई तरीके से जो वो लोग ये कर रहा। उस वास्ते मेरे को बहुत अपने दादू भाई को, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद करते हुए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।